स्टूडेंट्स, जो अब हम लोगों ने डिस्कशन किया वो था हमारे पास ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम। उसके पहले किया था गन प्लस बुलेट सिस्टम। अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि लिखा हुआ है एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब एट रेस्ट। तो बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अगेन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली सिचुएशन अप्लाई करने का तरीका क्या है? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब बच्चों, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल में अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम की बात करें बिफोर कॉलिजन, तो जो बॉम्ब है वो रेस्ट स्टेट पे है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, इट इज एट रेस्ट। और इसका कुछ ना कुछ मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, कैपिटल M। ये रेस्ट पे। तो बच्चों, अगर ये रेस्ट पे है तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो मेरा सीधा सा जवाब होगा जीरो। अब क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहला सिचुएशन, यहाँ पे जनरली दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बॉम्ब जो एक्सप्लोड हुआ है वो 2 फ्रेगमेंट्स में हुआ है, या फिर एक बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हुआ है 3 फ्रेगमेंट्स में। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हुआ है। तो बच्चों 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हुआ है कुछ इस तरह से, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। अब बच्चों, जब ये 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हुआ है तो इसका एक्सप्लोजन हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल फोर्सेस। कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से इसमें एक्सप्लोजन हुआ है। और आप जानते हैं कि इंटरनल फोर्स सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम कौन है? ये बॉम्ब। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर हम लोगों को इनिशियल मोमेंटम 0 पता है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होना चाहिए। और फाइनल मोमेंटम 0 होने के लिए अगर एक फ्रेगमेंट आफ्टर एक्सप्लोजन आगे गया है तो उसको वहां पर 0 करने के लिए दूसरे इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट आना पड़ेगा विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, जस्ट लाइक गन बुलेट। बिल्कुल सर। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि अगर आफ्टर द एक्सप्लोजन इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1, तो इसका मास हम लोग मान लेते हैं m2 और इसकी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v2। बच्चों, अभी तो मैंने इसकी डायरेक्शन ऐसे लिख दी कि एक आगे गया तो दूसरा पीछे आएगा, क्योंकि इसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इसके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होंगे, तभी इन दोनों को जब हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो वो इनिशियल 0 के बराबर आएगा। बिल्कुल सर। पर ठीक है, अभी तो अपन ने डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व कर लिया डायरेक्टली, पर अगर इक्वेशन से प्रूफ करना चाहे तो ये बात प्रूफ हो सकती है। दैट इज P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। फाइनल मोमेंटम बच्चों हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। बच्चों, अभी मैंने प्लस साइन लगाया है क्योंकि मैं अननोन बनकर सॉल्व कर रहा हूं कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता कौन कहां जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? m1 v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2। क्या नोटिस किया बच्चों आपने कि एक फ्रेगमेंट के मोमेंटम का और दूसरे फ्रेगमेंट के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन इन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है, होनी भी चाहिए। तभी जब हम इनका सम करेंगे तो वो इनिशियल मोमेंटम 0 के बराबर है। बिल्कुल सर। सर, यहां पर कई बार बच्चे इस तरह का एक डाउट रखते हैं कि सर क्या हर बार जरूरी है कि इनिशियल मोमेंटम 0 ही हो इस केस में? सर अगेन वही वाली बात, जैसे गन बुलेट में अपन ने बोली थी कि हो सकता है ना कोई इंसान बॉम्ब फेंक रहा हो तो वो किसी गाड़ी के अंदर हो, तो उस केस में से जरूरी नहीं कि हर बार इनिशियली 0। हाँ, जनरली अगर कुछ नहीं देखा तो अपन इनिशियली रेस्ट पे मान लेते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना इनिशियल 0 नहीं है। अगर इनिशियली नॉन 0 है तो बस आप इतना ध्यान रखें, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल 0 तो फाइनल 0 आएगा। इनिशियल अगर 10 i कैप है तो फाइनल भी 10 i कैप आएगा। इनिशियली अगर 10 j कैप है तो फाइनल भी आपके पास 10 j कैप ही आएगा। दैट मींस इनिशियल इक्वल टू फाइनल। अब बच्चों ये तो हो गया 2 बॉडीज के एक्सप्लोजन की बात, आई मीन 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोजन हुआ है। अब अगर यही 3 फ्रेगमेंट्स में होगा तो फिर हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं। सर ने कहा कि अगर ये 3 पार्टिकल में फट जाएगा बॉम्ब तो क्या होगा? तो इनिशियली अपने पास बॉम्ब एट रेस्ट पर है और वो ओरिजिन पर रखा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। जैसे वो एक्सप्लोड होगा 3 फ्रेगमेंट पे, तो देखिए डायग्राम कैसा होगा। क्या उस केस के अंदर बॉम्ब 3 फ्रेगमेंट में फट गया है? तो बच्चों ड्यू टू एक्सप्लोजन इसके जो 3 फ्रेगमेंट हुए, इसके मास अपन कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं। m1 m2 m3 लेते हैं सर। ये m1, ये m2 और ये m3। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले m1 m2 की बात कर रहा हूँ। मैं कह देता हूँ कि भाई m1 जो है वो ऊपर के डायरेक्शन जा रहा है विद वेलोसिटी v1, ये राइट डायरेक्शन जा रहा है विद वेलोसिटी v2। तो बच्चों इसका जो मोमेंटम होगा उसको मैं लिख सकता हूँ p1 इज इक्वल टू mv1। बच्चों मैंने m1 v1 और p इसको ऐसा लिख दिया अपन ने। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 इज इक्वल टू m2 v2। बच्चों मैं पार्टिकल 3 की बात थोड़ी देर बात करूंगा। ये बताएं कि इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पर है। बिल्कुल सर। तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। तो बच्चों जैसा सर ने अपने को सिखा रखा है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो उस केस के अंदर 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब बच्चों कितने पार्टिकल में टूट गया? 3।
3। तो 100% जो फाइनल मोमेंटम होगा तीनों पार्टिकल का होगा। तो आई कैन राइट इट एज P1 प्लस P2 प्लस P3। तो बच्चों यहां से अगर अपन सोचे ध्यान से तो P3 जो थर्ड पार्टिकल है उसका मोमेंटम क्या होगा, पहले अपन उसकी बात कर रहे हैं। क्या थर्ड पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो माइनस टाइम्स ऑफ P1 और P2 के एडिशन के बराबर होगा? बिल्कुल सर। अब बच्चों ये दो वेक्टर है और वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए, या तो पैरेललोग्राम लो या फिर ट्राइंगल लो, उस थ्रू अपन उसका एडिशन निकाल सकते हैं। और आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब P1 और P2 का जो रिजल्टेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में P3 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ P3 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ P1 प्लस P2। बच्चों P1 प्लस P2 का मतलब हो गया P1 और P2 के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो बच्चों अपन यहां से क्या सीखे, अपन यहां से इतनी सी बात सीख गए कि ये P1 इसका मोमेंटम होगा, P2 इसका मोमेंटम होगा, क्या इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा? बिल्कुल सर। तो इनके बीच में जो इसका रिजल्टेंट होगा उसको मैं R लिख देता हूं। इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में P3 वाला मोमेंटम होगा, और जो मैग्नीट्यूड R का होगा वही P3 का भी मैग्नीट्यूड होगा। तो बच्चों यहां से एक बात आपको समझनी है, अगर कहीं लिखा आता है कि कोई बॉम्ब 3 पार्टिकल में एक्सप्लोड हुआ और 2 पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए तो तीसरा कहां जाएगा? तो बच्चों यहां पर 2 पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए तो तीसरा पार्टिकल उनके रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों अब इसी चीज को हम लोग आगे और भी छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, जैसा सर ने हमको बताया कि ये 3 फ्रेगमेंट्स में ब्लास्ट हो गया है एक बॉम्ब, जिसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो हम साथ साथ लिख सकते हैं कि P इनिशियल कंबाइन था, यानी कि एक बॉम्ब का था जो कन्वर्ट हो गया P फाइनल में। इनिशियल मोमेंटम कितना था बच्चों? 0। और अब हम लोग यहां पर इसको मार्क कर रहे हैं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए इनका मोशन पैटर्न कैसा है। जैसा सर ने बोला कि इसमें जो क्वेश्चन होता है जनरली किस तरह का होता है कि ये दोनों जो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली कुछ किस तरह से मूव किए, ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए, लाइक दिस। ये अपवर्ड गया, ये फॉरवर्ड गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट ये वाला गया, ताकि अभी भी फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना हो? 0। बिल्कुल। तो बच्चों अब हम लोग इसको लिखें किस तरह से? इसको बच्चों हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज जे कैप, इसको कंसीडर कर लेते हैं एज आई कैप। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि कितने मोमेंटम्स को हमें यहां पे लिखना होगा, तो P1 P2 और ये क्या हो गया? P3। ये इसके लिखने का तरीका है। बिल्कुल सर। बच्चों अगर मुझसे पूछा जाए P3 की वैल्यू आप निकालिए, तो इसकी अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं। बच्चों P3 इज इक्वल टू, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2, जैसा सर ने अभी आपको बताया सेम वही है। अब बच्चों P3 इज इक्वल टू हम लोग लिखने जा रहे हैं माइनस P1 की वैल्यू। बच्चों P1 हम लोग अगर आई कैप में मान लें, यानी कि ये वाला, तो इसका मोमेंटम हम लोग क्या लिखेंगे? P1 आई कैप। बिल्कुल सर। और दूसरा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, वो अपवर्ड गया है, तो उसको हमने क्या लिख दिया? P2 जे कैप। तो बच्चों अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करें तो P3 का मैग्नीट्यूड हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, जैसा सर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये मैथमेटिकली हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब बच्चों हमसे पूछा जाता है कि ये तीसरा वाला जो इस डायरेक्शन में गया है वो कितने एंगल पर गया? मानकर चलिए हमसे हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल उन्होंने पूछ लिया कि ये वाला एंगल निकालिए। तो बच्चों इस एंगल को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन। बिल्कुल सर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग या तो 2 वेक्टर्स हैं तो पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, या फिर ट्रायंगल लॉ लगा दो। क्या लिखा हुआ है? माइनस P1 आई कैप के हेड पर जोड़ना है माइनस P2 जे कैप को। अपन वेक्टर सब्ट्रैक्शन में इस तरह का टर्म यूज करते हैं। माइनस P1 आई कैप के हेड पर जोड़ना है माइनस P2 जे कैप। तो बच्चों अगर हम लोग इसको मार्क करें, सबसे पहले माइनस P1 आई कैप कहां बनेगा? बैकवर्ड्स। बिल्कुल, P1 आई कैप का अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल, माइनस P1 आई कैप। इसके हेड पर किसको जोड़ना है? P2 जे कैप, माइनस P2 जे कैप। तो ये हो गया माइनस P2 जे कैप इसके हेड पर, ये हो गया माइनस P2 जे कैप। अब बच्चों हमें अगर ये एंगल कैलकुलेट करना है तो थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो अगर हम लोग tan थीटा कैलकुलेट करें और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पार्टिकल जा रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन P1। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स P2 अपॉन P1। इस तरह से हम लोग उस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों एक कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट हमारे पास मोमेंटम आ गया।
इस मोमेंटम की वैल्यू इस रिजल्ट के बराबर आएगी। अगर हमसे पूछ ले कि इंडिविजुअल मास निकाल दो, वेलोसिटी निकाल दो, तो इस मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख के उनकी सेपरेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? p²/2m फॉर फर्स्ट पार्टिकल प्लस p²/2m फॉर सेकंड प्लस p²/2m फॉर थर्ड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। बिल्कुल सर। बच्चों अब क्वेश्चन है, अ बॉम्ब ऑफ मास 4 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। बच्चों रेस्ट पर है मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो है। is exploded into 2 fragments। कितने फ्रेगमेंट्स बात? 2। 1 kg and 3 kg रेस्पेक्टिवली उन दोनों के मास हो गए। If 3 kg is moving with the velocity of 10 meter per second, then find velocity of other fragment and also find work done by internal forces। बच्चों सर ने आपको 2 फ्रेगमेंट जब पढ़ाया था तो क्या बोला था कि एक जिस डायरेक्शन जा रहा है दूसरा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन जाएगा टू कंजर्व द मोमेंटम। तो बच्चों उसी के लिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये जो बॉम्ब था जो इनिशियली रेस्ट पर था, अगर ये यहाँ पर एक्सप्लोड हो जाता है तो इसका एक्सप्लोजन के बाद एक पार्ट तो इधर चला गया और एक पार्ट इधर गया होगा। तो बच्चों छोटा पार्ट जिसका मास मैं मान लेता हूँ 1 kg और इसका पार्ट मैंने मान लिया 3 kg। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 3 kg is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है अलग वाली दूसरे वाली की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इसका v पूछा गया आपसे और साथ साथ आपसे पूछा है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस क्या होगा। पहले बच्चों पर वेलोसिटी की बात करते हैं। क्या इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पर था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो बच्चों अपन ने लिख दिया जीरो वेक्टर इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या फाइनल मोमेंटम दोनों फ्रेगमेंट्स का होगा? पहले मैं 3 kg वाले फ्रेगमेंट की बात कर रहा हूं। इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मास इनटू वेलोसिटी दैट इज -10 i कैप। बैकवर्ड है इसलिए बच्चों ये बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया इसकी वेलोसिटी ऑफ फ्रेगमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपको। अभी अपन ने सिर्फ डायरेक्शन के लिए ले लिया। इसको लिख सकते हैं अपन 1 इंटू v। बच्चों इसको पूरा इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा 30 i कैप इज इक्वल टू 1 इंटू वी। बच्चों ऐसे v की वैल्यू आ गई 30 i कैप मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये जो वेलोसिटी आई है इसकी, ये वेलोसिटी के लिए अपन लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये तो अपना पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। बिल्कुल सर। अब दूसरा पार्ट आता है फाइंड वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। अब बच्चों सोचो वर्क डन के लिए अपने पास फोर्स भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, अब वर्क डन कैसे ढूंढोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। एग्जैक्टली सर, मैं बच्चे को भी वही हिंट दे रहा था कि आप कैसे ढूंढोगे, तो क्या आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम? नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यहां पर मैं अदर देन इंटरनल फोर्स कोई और फोर्स कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो उस केस के अंदर मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल। अब बच्चों जो के इनिशियल था मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि यहां पर जो वर्ड था वो क्या रेस्ट मतलब इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पर था तो क्या हो गया जीरो। अब बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ चुकी है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी कितनी है 10। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड ही करना है, तो इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ 3 into 10 स्क्वायर। बिल्कुल सर, एक पार्टिकल के लिए अपने यहां लिख दी, दूसरा प्लस हाफ 1 into 30 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो 3 into 10 का स्क्वायर 300 डिवाइड बाय 2 150 और ये 450। बिल्कुल सर 900 by 2 450। और बच्चों इसको ऐड कर दें 600 जूल इज द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है अ बॉम्ब ऑफ मास 6 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने एक बॉम्ब कंसीडर कर लिया जो कि 6 kg का है और रेस्ट स्टेट पे है, मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया जीरो। तो अंडरस्टूड है फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का जीरो होगा। इज एक्सप्लोडेड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स 1 1 and 4 kg। If first two fragments, यानी first two मतलब 1 और 1 kg के are moving with speed 10 in mutually perpendicular direction। तो बच्चों एक अगर आगे गया है तो दूसरा हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब कई बार बच्चों आपका डाउट हो सकता है कि सर आपने आगे और ऊपर भेजा, पीछे और नीचे क्यों नहीं भेजा? कोई भी परपेंडिकुलर, तो बच्चों कोई भी 2 परपेंडिकुलर कंडीशंस हम लोग ले सकते हैं, पर हम लोग सीखते हैं कि अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो पॉजिटिव डायरेक्शंस कंसीडर करो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो बच्चों लिखा हुआ है फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स आर मूविंग विद स्पीड 10।
तो बच्चों 1 kg का 10 से चलेगा तो ये मोमेंटम कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर। और दूसरा कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक को P1 बोल सकते हैं, एक को P2 बोल बिल्कुल सकते सर, ऐसा रख देते हैं हम लोग। ये हो गया P1 और ये क्या हो गया P2। तो बच्चों आपको पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तीसरा पार्टिकल उस रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड से बिल्कुल होगा। सर। तो बच्चों इन दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें तो इसका रिजल्टेंट होना चाहिए कुछ ऐसे। बच्चों ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 रूट 2। तो इसका मतलब जो है वो तीसरा पार्टिकल जस्ट इसके अपोजिट जाएगा, जिसका मोमेंटम मैं लिख देता हूं P3 और उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी कितनी 10 रूट 2। तो P3 आ गया बच्चों कितना 10 रूट 2 kg मीटर पर सेकेंड। बच्चों हमसे पूछा गया देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। तो बच्चों थर्ड फ्रैगमेंट के मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं m3v3 बिल्कुल सर इज इक्वल टू 10 रूट 2। बच्चों इसका मास चेक कीजिए कितना है 4 kg। तो 4 इंटू v3 इज इक्वल टू 10 रूट 2। ये आ गया अपने पास एक इक्वेशन। यहां से v3 कैलकुलेट करें तो बच्चों 4 अगर हम लोग इसमें डिवाइड कर दें तो 10 में, तो ये कितना होगा 2.5 और ये हो गया रूट 2। तो 2.5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट इन मैग्नीट्यूड। अब बच्चों हमसे पूछा गया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने पार्टिकल्स की ऐड करनी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल। या तो लिख दो p स्क्वायर बाय 2m प्लस p स्क्वायर बाय 2m प्लस p स्क्वायर बाय 2m। डायरेक्टली उससे भी आंसर आ जाएगा क्योंकि p की वैल्यू हमें सबके लिए पता है। उसी से करके देखते हैं। बिल्कुल सर, उससे करके देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट इज फाइनल क्या लिखेंगे p स्क्वायर बाय 2m ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस p स्क्वायर बाय 2m ऑफ सेकंड पार्टिकल, ये m1 m2 और ये हो गया p3 स्क्वायर अपॉन 2m3। तो बच्चों अप्लाई करें p1, इसका p1 मोमेंटम कितना है 10, दोनों का 10 और 10। तो 10 स्क्वायर करेंगे 100, मास है इनका 1 kg। इसी तरह से यहाँ पे 100 मास है इसका 1 kg। इसका मोमेंटम बच्चों इसके रिजल्टेंट के बराबर आया है 10 रूट 2। स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 200। बिल्कुल 100 इंटू 2 और मास है इसमें कितना 4। तो बच्चों इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा 50 प्लस 50। बच्चों 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया अपने पास कितना 25। 125 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द एक्सप्लोजन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अ बॉम्ब ऑफ मास m is projected with speed u at an angle theta. At the topmost point, it is exploded into 2 equal fragments. If one fragment retraces its path and return back at the point of projection, then find velocity of other fragment and also find the coordinates of that point at which it hits the ground. Consider point of projection as origin. अब बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस बार इनिशियली अगर आपको देखना होगा कि बॉम्ब कैसा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है या नहीं है, ये आपको सब कुछ चेक करनी पड़ेगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ y एंड x, बच्चों बोला गया कि कंसीडर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, मतलब यहां से बॉम्ब को फेंका गया। यहां पर इनिशियली बॉम्ब था। बच्चों जब बॉम्ब को यहां से किसी एंगल थीटा पे फेंका गया और स्पीड u से फेंका गया, तो यहां से क्या ये u एट एन एंगल थीटा। बच्चों एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कहां होगा, नीचे g होगा। तो सोचो मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों इसका जो पाथ होगा उस पाथ को मैं ड्रॉ कर देता हूं। इसका पाथ ऐसा कुछ होता, पर बच्चों मैंने आगे तक नहीं बनाया बिकॉज कोलिजन तो बीच में ही करवा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इतनी सी बात करूं कि इसका पाथ कहां तक होगा तो उसको वापस ड्रॉ कर देता हूं। इसका पाथ को मैं यहां तक बना रहा हूं, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां पर इस पॉइंट पर कह रहे हैं कोलिजन एक्सप्लोजन हो गया, वो भी 2 इक्वल फ्रेगमेंट में। इसका मतलब इसका मास m था, तो यहां पर जब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो आधा m2 तो आगे गया m/2 और एक मास m/2 पीछे गया। अब बच्चों जो एक m/2 जो पीछे गया उसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है रिटर्न बैक एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब वापस ये इसी पाथ पे होते हुए यहां पहुंचा होगा। इसका मतलब जो एक पार्टिकल है वो एग्जैक्टली यहां गया होगा और जो दूसरा पार्टिकल है वो कहां आगे गया होगा। एक चीज बताएं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है? 0। और क्या x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, नॉन जीरो होती है? इसका मतलब एक्सप्लोजन से जस्ट पहले
अगर एक्सप्लोजन से पहले पूछूंगा तो उस बॉम्ब की स्पीड क्या होगी, आप कह सकते हैं दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ यू, दैट इज यू cos थीटा। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज नॉट जीरो दिस टाइम, तो आई कैन इजीली से P इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल मास m था इनटू u cos थीटा। और बच्चों डायरेक्शन लिख देता हूं i कैप। बिल्कुल बच्चों P फाइनल की बात कर रहा हूं, क्या P फाइनल इस बार दो फ्रेगमेंट्स का होगा और दोनों इक्वल मास m/2 एंड m/2। तो बच्चों जो एक m/2 है वो वापस अपने ओरिजिनल पाथ पे जाते हुए ओरिजिनल पहुंच गया, तो सोचो इसको किस स्पीड से ये गया होगा ताकि वापस वो यहीं पहुंच जाए। बच्चों जिस स्पीड से आया होगा अगर उसी स्पीड से जाएगा तो वापस वो पहुंच जाएगा। आई मीन टू से इस पॉइंट पर जिस स्पीड से वो आया है, इस पॉइंट पे किस स्पीड से आया है, u cos थीटा से आया है। अगर वो इसी स्पीड से वापस जाएगा तो वापस यहाँ पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर आके उसकी स्पीड वापस u हो जाएगी। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि जो फाइनल मोमेंटम होगा उसके लिए एक पार्टिकल जो वापस रिट्रेस करता है वो m/2 मास का, वापस वो किस स्पीड से गया होगा, u cos थीटा माइनस i कैप। बिल्कुल सर, अपोजिट डायरेक्शन में गया। बच्चों जो दूसरा है वो दूसरे का मास तो अपने को मालूम है m/2 है, पर वेलोसिटी निकालनी नहीं मालूम, तो वेलोसिटी को लिख दिया मैंने v वेक्टर जो अपने को ढूंढना है। बिल्कुल सर। तो बच्चों जो दूसरा वाला है उसकी वेलोसिटी को लिख दिया v वेक्टर जो अपने को फाइंड आउट करनी है। क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दे इस पॉइंट के अबाउट ही यहाँ पर। तो बच्चों इस पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो इनिशियल किसके बराबर होगा, फाइनल के। पर सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो ग्रेविटी प्रेजेंट है, एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर हम लोग COLM क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे। सर इसका आंसर आपने ही दिया था कुछ देर पहले कि ग्रेविटी यहाँ पर नॉन इंपल्सिव फोर्स है और उसके कारण कोई यहाँ पर इतने से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अपन इजीली लगा सकते हैं। और बच्चों दूसरी बात एक और है, क्या अपन जो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगा रहे हैं और जो फोर्स लग रहा है वो वाई एक्सिस पे लग रहा है। और प्रोजेक्टाइल में क्या सीखा था कि वाई एक्सिस पे जो फोर्स है उसका एक्स एक्सिस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बच्चों यहां पर अपन ऐसा लिख देते हैं। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो बच्चों इसको इक्वेट कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों अब यहां पर अपन उनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखो अपन ने क्या बोला, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो बच्चों P इनिशियल हो गया mu cos थीटा I कैप एंड यहां पर दोनों फ्रेगमेंट्स का आएगा तो m/2 u cos थीटा माइनस I कैप प्लस m/2 इंटू वेक्टर v। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां पर सारे m अपन ने पहले कैंसिल कर दिए। क्या यहां पर दोनों से 2 नीचे कॉमन आ जाएगा और उस साइड जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2u cos थीटा I कैप इक्वल्स टू माइनस u cos थीटा I कैप प्लस v वेक्टर। बच्चों इस टर्म को वापस लेफ्ट साइड ले जाता हूं तो बन जाएगा 3u cos थीटा I कैप इज इक्वल टू v वेक्टर। इसका मतलब बच्चों अपने से पूछा गया था कि एक्सप्लोजन जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो रहा है वहां पर सेकंड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो वो आएगा 3u cos थीटा, उसका मैग्नीट्यूड होगा 3u cos थीटा मीटर पर सेकंड। बच्चों नेक्स्ट पार्ट अपने से क्या पूछा था, नेक्स्ट पार्ट पूछा था कि उस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन के बाद जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट ग्राउंड पे कहां लैंड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सर प्लीज उस सेकंड पार्ट को आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहाँ पर एक और पॉइंट जो हमको पूछा गया कि जो दूसरा फ्रेगमेंट है वो एग्जैक्टली कहाँ जाके गिरेगा। तो बच्चों अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करें तो एक पहले छोटा सा डिस्कशन करते हैं जो रफ डिस्कशन है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस। हमें बोला गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। बच्चों इमेजिन कीजिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो पार्टिकल होता है उसकी स्पीड क्या होती है, u cos थीटा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है I कैप। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। बच्चों अगर टॉप मोस्ट पॉइंट तक के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखें तो ये होती है h और ये कितनी होती है r/2। बच्चों आंसर दीजिए कि अगर यहां पे एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता, अगर यहां पे एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता और इसकी स्पीड होती टॉप पे u cos थीटा, तो ये जैसा कि पैराबोला मोशन में हमने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना आगे जाके गिरता, r/2 और आगे जाके गिरता, तो टोटल यहां से यहां तक रेंज कितनी बन जाती इसकी r। तो बच्चों जल्दी से सोच के आंसर दीजिए, फिर हम लोग इसको फेयरली डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों जब टॉप पे स्पीड इसकी u cos थीटा थी तो ये टॉप से हॉरिजॉन्टली कितना आगे जाके गिरा था, r/2,
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। जब टॉप पर वेलोसिटी का कंपोनेंट जो था हॉरिजॉन्टल u cos थीटा i कैप, तो बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टली कितना आगे जाके गिरा था, r/2। तो u cos थीटा से अगर r/2 आगे जाता है तो u cos थीटा को 3 टाइम्स कर देंगे तो बताओ ये कितना आगे जाके गिरेगा, 3r/2। तो ध्यान से सुनो दोबारा से, u cos थीटा था तो कितना आगे जाके गिरा था, r/2। अब अगर u cos थीटा को 3 गुना कर दे तो r/2 भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की है। और आपको पता होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ वर्टिकल मोशन ही वहां पर रोल प्ले करता है। तो बच्चों इसी चीज को हम लोग यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ड्रा कर देते हैं सर, अगर 3u cos यहां पर हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो नोटिस कीजिए बच्चों, ये सिचुएशन है। अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, टॉप पर ब्लास्ट हो गया इस केस में। तो बच्चों हम लोग केवल सेकंड फ्रेगमेंट को मार्क कर रहे हैं m/2। यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r/2। टॉप पे इसकी वेलोसिटी है 3u cos थीटा i कैप। बच्चों दोबारा से, u cos थीटा था टॉप पे, तो टॉप से ये कितना हॉरिजॉन्टली आगे गया था, r/2। अब वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स हो गई है तो ये कितना आगे जाके गिरेगा, 3r/2। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3r/2। ये डिस्टेंस कितनी है, r/2। तो जिस पॉइंट पर जाके ये टकराया है उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r। ये हो जाएगी फ्रॉम ओरिजिन, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो ये होंगे उसके कोऑर्डिनेट जहां आके टकराएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। बिल्कुल सर यहाँ पर कुछ मेरे को ऐसा एक और ध्यान आ रहा है कि जैसे अपन ने इसको प्रोजेक्टाइल मोशन समझाया, क्या इसको अपन सेंटर ऑफ मास से भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। अब बच्चों देखिए, सेंटर ऑफ मास का भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है। पहले तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं कि अगर ये पार्टिकल 2 फ्रेगमेंट्स में ब्लास्ट हो गए, बच्चों हम लोग इसी डायग्राम में थोड़ा सा इंक्लूजन कर रहे हैं कि मान लो एक फ्रेगमेंट जो था वो तो ऐसे चला गया पीछे, कुछ इस तरह से इसकी वेलोसिटी आई थी तो ये इधर टेंजेंशियली मूव करते हुए चला गया, और दूसरा पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए यहां आके गिरा। तो अगर ये सिस्टम ब्लास्ट हो गया है तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां जाके गिरेगा, एग्जैक्टली जहां वो पहले जाने वाला था। बिल्कुल। तो बच्चों अगर ये सिस्टम ब्लास्ट नहीं हुआ था तो सेंटर ऑफ मास यहां आके टकराता। अब नोटिस कीजिए, जब ये ब्लास्ट नहीं हुआ है तो इस पे कितने फोर्सेस हैं, एक कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नोटिस कीजिए जब ये ब्लास्ट हुआ तब भी इस पे एक ही फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना, mg डाउनवर्ड्स। और इंटरनल फोर्स इस सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को कोई वेरिएशन नहीं दे सकते, या कह सकते हैं इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो किसकी वजह से होगा, एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से। एंड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगर वो ब्लास्ट होने के पहले यहां जाके गिर रहा था r/2, तो अब भी इस दोनों पार्टिकल के ब्लास्ट होने के बाद जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो वही आके गिरेगा जो वो ब्लास्ट हुए बिना पहले गिर सकता था, और ब्लास्ट होने के बाद भी वो अब यहीं आके गिरेगा, कितनी डिस्टेंस पे, r/2। क्योंकि सेंटर ऑफ मास को सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही अफेक्ट कर सकता है, और एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हुआ है, वो पहले भी mg था और अब भी mg ही है। तो सर क्यों ना अपन जो फाइनल आंसर है उसको भी सेंटर ऑफ मास से ले आते हैं? बिल्कुल सर, सेंटर ऑफ मास से आप सॉल्व कीजिए। तो सर अगर ये यहाँ पर फाइनल आके यहाँ पर गिरता है तो बच्चों ओरिजिन से इस फाइनल सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है कितना है, r। तो क्या जो पार्टिकल m/2 वापस रिट्रेस करा था वो यहां पहुंच चुका होगा? इसका मतलब ये यहां पर पहुंच गया, तो इसको लिख दिया अपन ने m/2। बच्चों सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्टिकल m/2 है वो यहां पे आ गया, उसका कोऑर्डिनेट मुझे मालूम नहीं है, वही मैं वापस ढूंढ रहा हूं। तो कितना हो गया, m/2। बच्चों ये सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, x, और ये x दूर है यहां से। सेंटर ऑफ मास कितना दूर है वापस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r। तो जो सोचो सर ने क्या कहा था, अगर सेंटर ऑफ मास पर अपन ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, तो m1r1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू m2r2 का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों m1 है अपना m/2, तो सेंटर ऑफ मास से वो r1 है कैपिटल R, दैट इज रेंज। तो मैं लिख सकता हूं m1r1 इज इक्वल टू m2r2। बच्चों सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहे हैं, m/2 इंटू कैपिटल R, m/2 इंटू r2 जो आपको ढूंढना है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो क्या m/2 से m/2 कैंसिल, क्या r2 की वैल्यू इस बार r आई है, ये कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ मास से। इसका सेंटर ऑफ मास से यहां तक का जो x है, ये x की वैल्यू कितनी हो गई, r। तो बच्चों सोचो ओरिजिन से कितना हो गई, 2r। तो बच्चों आंसर अभी भी कितना है, 2r,0। बिल्कुल। तो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो हम लोगों ने सीखा वो काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स भी थे। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें लिखा हुआ है अ बॉम्ब ऑफ मास 1 kg
थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। फेंक देते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में जो दिया है। मानकर चलिए बॉडी को यहां से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, और किस स्पीड से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया? 100 मीटर पर सेकेंड से। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स आफ्टर 5 सेकेंड। बच्चों 5 सेकेंड बाद सोच के देखिए, जब ये 5 सेकेंड बाद ब्लास्ट हुआ तो 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 100 ही होगी या पर सेकेंड 10 से कम होते हुए 50 रहेगी? पर सेकेंड 10 से कम हो जाएगी। बिल्कुल सर, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है वर्टिकल असेंडिंग मोशन के दौरान वेलोसिटी पर सेकेंड 10 से कम होती है अगर जी की वैल्यू 10 ले रखी हो। तो बच्चों मान लेते हैं कि 5 सेकेंड यहां कहीं होंगे, 5 सेकेंड बाद वो यहां कहीं पहुंचा होगा, और इस समय इसकी वेलोसिटी ब्लास्ट होने के जस्ट पहले कितनी होगी? 50 जे कैप। बिल्कुल, अपवर्ड को हम लोगों ने जे कैप कंसीडर कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है अ फ्रेगमेंट ऑफ मास m1 इक्वल टू 400 ग्राम मूव डाउनवर्ड्स विद अ स्पीड 25। बच्चों 400 ग्राम को क्या 0.4 kg लिख सकते हैं? तो क्वेश्चन में हमको बोला गया कि एक फ्रेगमेंट जो है, छोटा सा फ्रेगमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कितने केजी का? 0.4 kg का। वो नीचे की तरफ जा रहा है आफ्टर द एक्सप्लोजन, और इसकी स्पीड कितनी है? 25, और डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप। बिल्कुल सर। तो हमसे बोला गया कि जो रिमेनिंग है यानी कि अदर फ्रेगमेंट, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बच्चों हम लोगों ने इसको ऐसे ही यहां पे मार्क कर दिया। ये 0.4 है, टोटल मास 1 kg था, तो ये कितना होगा? 0.6 kg, और इसकी वेलोसिटी क्या है उसको मैंने मार्क कर दिया एज v2। वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखिए, हम लोग जो इवेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कौन सा है? जब वो एक्सप्लोड हुआ। हमारा इवेंट ग्राउंड से यहां तक नहीं है। बिल्कुल, 5 सेकंड का इंटरवल हमारा इवेंट नहीं है। हमारा इवेंट कौन सा है? जब ये एक्सप्लोड हुआ, और जिस इंस्टेंट पर वो एक्सप्लोड हुआ उसके जस्ट पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू जस्ट बाद का। बिल्कुल। अच्छा बताओ, जब ये एक्सप्लोड हुआ उसके जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 50 जे कैप। सो हियर आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और मैं अप्लाई कर रहा हूं इन वाई डायरेक्शन। बच्चों वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, पर ग्रेविटी प्रेजेंट है एज एक्सटर्नल फोर्स। पर ग्रेविटी उस छोटे से इंस्टेंट पर जब एक्सप्लोजन हुआ मेजर चेंजेस नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रेविटी नॉन इंपल्सिव फोर्सेज है, तो उसके इफेक्ट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। बच्चों इनिशियल मोमेंटम ऑब्जर्व कीजिए, किसका है? 1 kg का, 50 जे कैप। तो मास इंटू वेलोसिटी 1 इंटू 50 जे कैप। फाइनल मोमेंटम बच्चों 0.4 नीचे की तरफ जा रहा है, तो 0.4 इंटू 25 माइनस जे कैप। 0.4 इंटू 25 माइनस जे कैप, और बचा हुआ है 0.6, और उसकी वेलोसिटी v2 हमें कैलकुलेट करनी है। बच्चों ये तो हो गया 50 जे कैप। बच्चों देखकर बताइए ये कितना होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा अपने पास -10 जे कैप। बिल्कुल सर। प्लस 0.6 v2। बच्चों ये इधर आके ऐड हो जाएगा 60 जे कैप इज इक्वल टू 0.6 v2। बच्चों v2 की वैल्यू क्या अगर 60 अपॉन 0.6 करें तो 100 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 जे कैप। तो जे कैप क्या बता रहा है हमको कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया होगा आफ्टर द एक्सप्लोजन, और 100 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है।